हाँ विनीत, नीरज, आवाज आ रही भाई? हाँ, गुड मॉर्निंग। ले भाई, कहाँ तक बात हुई? कीटोस और एल्डोस। चले, पिछले क्लास में कुछ हमने डेफिनेशन या परिभाषा के स्तर पर कुछ बायोमॉलिक्यूल की बात करी थी, जिसमें हमने कहा था वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो जीवित कोशिकाओं में उपस्थित हों बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं। हमने कहा कि सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बायोमॉलिक्यूल नहीं कहते, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिविंग सेल्स में उपस्थित होते ही नहीं हैं। सिर्फ वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लिविंग सेल्स में हो उन्हीं को बायोमॉलिक्यूल कहा जाएगा। फिर हमने कुछ ऐसी बात करी कि आखिर इनका विश्लेषण या अध्ययन करना हो तो कैसे करा जाए इन मॉलिक्यूल्स का। तो हमने कहा कि भाई जीवित कोशिकाओं को लो और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में उसको पीस दो। पीसने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको छानते हैं। छानने पर हमें क्या मिलेगा? एक घटक ऐसा होगा जो छन कर नीचे चला जाएगा, एक घटक ऐसा होगा जो कपड़े या कॉटन के ऊपर ही रह जाएगा। जो छन कर नीचे चला गया उसको फिल्ट्रेट कह दिया, एसिड सॉल्युबल पूल कह दिया। जो कपड़े के ऊपर ही रिटेन कर गया, रह गया, उसको रिटेंटेट कह दिया। जो छोटा होगा वही छन कर नीचे जाएगा, यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल जो है वो फिल्ट्रेट में मिलते हैं, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो रिटेंटेट में मिलते हैं। फिर हमने आपसे कहा था कि माइक्रो मॉलिक्यूल का जो आणविक भार, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो 1000 डाल्टन से कम होता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। लिपिड की एक खास बात थी हमारे सामने, जो हमने कहा था उसका आणविक भार लगभग जो है 800 डाल्टन के करीब है, यानी माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, लेकिन वो मैक्रो मॉलिक्यूल के घटक के साथ मिलता है, क्योंकि लिपिड वेसिकल बना लेते हैं, थैला बना लेते हैं और उसी वेसिकल और थैला बन जाने की वजह से वो कपड़े के अंदर जो छिद्र या पोर्स होते हैं उसको क्रॉस नहीं कर पाते, उससे बाहर नहीं निकल पाते। फिर हमने कहा कि जो एसिड सॉल्युबल पूल है, जो फिल्ट्रेट है, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको साथ साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलेंगे, जैसे कुछ फॉस्फेट्स और सल्फेट्स भी मिल जाएंगे। हमने कहा अगर किसी को पूर्ण रूप से इनऑर्गेनिक जो है रसायन का अध्ययन करना हो, विश्लेषण करना हो, तो उसके लिए राख विश्लेषण तकनीक का इस्तेमाल करे, ऐश एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करे, जिसमें हम करते क्या है भाई, लिविंग टिश्यूज को सबसे पहले सुखा दिया जाता है, जहां से वाटर जो है वो वेपर के रूप में अलग हो जाएगा। फिर जो सूखा हुआ टिश्यू होगा उसको ड्राई वेट के नाम से जानते हैं, और उसी को जब जलाया जाए तो CO2 निकल जाएगा। यानी जब सुखाया तो हाइड्रोजन निकला वाटर के शक्ल में, जलाया तो कार्बन निकला कार्बन डाइऑक्साइड के शक्ल में। और हमें मालूम है कि ऑर्गेनिक केमिकल के लिए ये दो चीजें होना बड़ा जरूरी है, कार्बन और हाइड्रोजन, और जब ये दोनों ही नहीं होंगे तो बचा हुआ जो भी होगा वो इनऑर्गेनिक होगा। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर आप लिविंग और नॉन लिविंग के बीच अगर अंतर देखो एलिमेंट्स के संयोजन के आधार पर, तो आपको बदलाव दिखेगा, अंतर दिखेगा, मात्रात्मक ना के गुणात्मक। मात्रात्मक यानी कहीं ना कहीं प्रतिशत में अलगपन नजर आएगा। मैंने एक हाइड्रोजन की बात करी थी, जहां पर आपके डेटा जो लिखे गए हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो 0.5, जबकि वास्तव में डेटा क्या है, 9.5। और हमने आपसे बात भी कर रखा है कि जवाब एनसीईआरटी के आधार पर ही देना है, लेकिन अगर वो ना हो तो 9.5 अपने को चुनना होगा। सही डेटा 9.5 ही है। फिर इसके बाद से हमने आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा भी जिक्र किया कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे शरीर में जो बहुत ही कम होते हैं, बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, उनको ट्रेस एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। जो हमारे टेबल एक जो बात करी गई थी उसमें मैंने कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बोला था याद करने के लिए, और कहा था लास्ट में एक सिलिकॉन दिया हुआ है जिसको नेग्लिजिबल बोला है, उसको एक याद रख लेना। फिर इसके बाद से हमने आपके सामने ये कहा कि भाई जो बायोमॉलिक्यूल होगा उसमें एक तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की बात करी जाती है। हमें यहाँ पर जो बात करनी है वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। हमने फिर कार्बोहाइड्रेट जो है शुरू किया था। कार्बोहाइड्रेट जिसमें हमने कहा था कि ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि शरीर हमारा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से ही जो है एनर्जी मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। जब कार्बोहाइड्रेट समाप्ति पर आ जाता है तब वो लिपिड को यूज करेगा एनर्जी बनाने के लिए, और आखिर में प्रोटीन्स को। फिर जब मैंने रेस्पिरेटरी पाथवे में आपसे बात भी कहा था, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें सबसे पहले ग्लूकोज आता है, और ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि सबसे प्रथम या पहला जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा वो भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज जो कि सबसे पहले आता है। फिर इसके बाद से हमने आपको ये भी कुछ बात किया कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट का नाम आया तो क्यों आया। हमने कहा कि यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ये बने हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब रेशियो देखा जाता है तो 2:1 बनता है, यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन
और इसलिए नाम आ गया कार्बोहाइड्रेट्स। और आपको इनमें क्या है जनरल फॉर्मूला, एक मैंने आपको बताया भी था, CxH2O होगा। और मैंने ये भी कहा था कि आप जब इनके स्ट्रक्चर संरचनाएं देखोगे तो बहुत सारे OH की उपस्थिति होगी और एक एल्डिहाइड या कीटोन होगा। फिर इसके बाद से हमने यहाँ पर देखा कि भाई यही जो कार्बोहाइड्रेट होगा इसके कुछ प्रकार हैं, पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। जहां मोनोसैकेराइड के बारे में हमने बात करना शुरू किया, जिसमें केवल एक ही सैकेराइड यूनिट होते हैं और एक ही सैकेराइड यूनिट होने की वजह से ये सबसे साधारण या सिंपलेस्ट शर्करा या शुगर कहलाते हैं। मैंने कहा कि सारे के सारे मोनोसैकेराइड जो होंगे वह शुगर्स होते हैं, शर्करा होते हैं। हमने कहा था शुगर बोलने के लिए टोटल 4 बातें होनी चाहिए। पहला, कार्बोहाइड्रेट हो, दूसरा लो मॉलिक्यूलर वेट हो, तीसरा वाटर सॉल्युबल हो, चौथा स्वीट इन टेस्ट हो। जिस रसायन में ये चारों बातें दिखे वही शुगर होगा, वही शर्करा होगा। और ये चारों बातें हमें नजर आती हैं किसमें? मोनोसैकेराइड्स में। इसलिए सभी मोनोसैकेराइड शुगर्स होते हैं। मैंने जो जनरल फॉर्मूला CxH2O बताया था उसमें मैंने कहा था मोनोसैकेराइड में जितना X रखोगे उतना ही Y रखना है, और X का मान 3 से लेके 7 होगा, उससे ज्यादा नहीं और 3 से कम नहीं, 7 से ज्यादा नहीं, 3 से कम नहीं, 3 से 7 तक होता है। फिर इसके बाद से हमने आपके सामने ये भी बात किया कि जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं वह सबके पास काइरेल कार्बन की उपस्थिति होती है सिवाय डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के। तो सभी के सभी स्मॉल डी या स्मॉल एल के रूप में जरूर होंगे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन सिर्फ नहीं होगा। फिर मैंने आपको बोला कि मोनोसैकेराइड जो होता है उस मोनोसैकेराइड के अंदर आपको 2 तरह के संरचनाएं या स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। एक तो रेखाइक यानी लीनियर हो सकते हैं, दूसरा चक्रीय यानी साइक्लिक हो सकते हैं। जिसमें हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात करना शुरू किया था। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो हमने बोला था कि लीनियर जब है तो उसका पहला कार्बन रिड्यूसिंग सेंटर है, और हमने कहा था कि जब वही रिड्यूसिंग सेंटर जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जब ये लीनियर स्ट्रक्चर, तो कहला जाता है एनोमेरिक कार्बन। हमने कहा भी एनोमेरिक कार्बन को कभी लीनियर स्ट्रक्चर में नहीं परिभाषित करते, इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही परिभाषित करते हैं। फिर हमने कहा कि अगर एनोमेरिक कार्बन पर H और OH का कॉन्फ़िगरेशन अलग दिखे तो वो कहलाता है एनोमर। क्या एनोमेरिक कार्बन हमेशा पहला कार्बन हो जरूरी है क्या? नहीं, ग्लूकोज के संबंध में तो पहला कार्बन है और फ्रक्टोज के संबंध में दूसरा कार्बन है। और एनोमेरिक कार्बन पर अगर OH नीचे की तरफ हो अल्फा कहलाता है, और एनोमेरिक कार्बन पर अगर OH ऊपर की तरफ हो तो बीटा कहलाता है। अब हमारे सामने ये तो एनोमर्स की बात हुई थी जिसमें एनोमेरिक कार्बन पर H और OH का कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव दिखे। एपिमर और साधारण बात थी, हमने कहा कि कोई भी कार्बन हो, किसी भी 2 शर्करा के बीच में कोई भी कार्बन पर H और OH में बदलाव दिखना चाहिए, लेकिन केवल एक ही कार्बन पर। तो एक ही कार्बन पर H और OH में बदलाव दिखता है तो वो कहला जाता है एपिमर। मैंने आपसे ये भी कहा था कि सारे एनोमर्स तो एपिमर्स हैं, लेकिन सारे एपिमर्स एनोमर्स नहीं हैं। फिर मैंने आपसे एल्डोज और कीटोज की बात करी थी। जिस मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप हो तो एल्डोज कहलाता है, जिसके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो वो कीटोज कहलाता है। एग्जाम्पल याद रखना कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने कहा था जहां जहां ओज आ जाए एल्डोज है, जहां जहां उलोज आ जाए कीटोज है। सिर्फ एक एक्सेप्शन था फ्रक्टोज, जिसमें ओज सफिक्स तो आ रहा है लेकिन हम उसको कीटोज क्राइटेरिया में रखते हैं क्योंकि उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको याद रखना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। इतनी बात हमारे पिछले क्लास में हुई थी मोनोसैकेराइड की। अभी जो हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है वह मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण या मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन। मोनोसैकेराइड्स का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। जो मैं यहां पर मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन बात करने जा रहा हूं वह कार्बन के संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बात करूंगा। कार्बन के संख्या के आधार पर, कार्बन के संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण। जहां पर मैंने यहां सबसे पहला जो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया है उसको कहा ट्राइओसिस। ट्राइओसिस कहने का मतलब है यहां कार्बन कितना होगा? 3 होगा, यानी X का मान कितना है? 3। जो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा था CxH2O,
उसमें x का मान कितना है 3। हमने कहा था न्यूनतम 3 होगा, अधिकतम 7 होगा। अगर आप उस फॉर्मूले को एक्सपैंड करो तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो C3H6O3। CxH2O वाला जो फॉर्मूला है उसमें x का मान अगर 3 रखा जाए तो पूरा खोला जाए तो ऐसा बनेगा। तो ये जो है C3 यानी कार्बन 3 है तो वो ट्राइओजेस कहला रहा है, और इसको हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट मोनोसैकेराइड्स। सबसे छोटा मोनोसैकेराइड्स यही होगा क्योंकि सबसे कम कार्बन संख्या इसी के पास उपलब्ध है। 3 नंबर में संख्या में आपको कार्बन दिखेगा। इसका एग्जाम्पल जो आपके सामने रखा जाए तो एक तो हमने कहा था फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जिसको शॉर्ट में PGAL लिखते हैं, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। दूसरा एग्जाम्पल है DHAP, शॉर्ट में लिखते हैं, फुल फॉर्म है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर इसके बाद से हमारे सामने बात आता है टेट्रोजेस। टेट्रोजेस की बात करी जाए तो इसका मतलब यहां पर जो कार्बन होगा वो कार्बन 4 होगा। इसी को आप चाहोगे तो खोलकर लिख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। CxH2O y में बस x की जगह पे क्या रखना है 4 और y की जगह पे क्या रखोगे 4। तो पूरा फॉर्मूला ओपन करके जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा C4H8O4। इसको ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने अगर शेयर किया जाए तो एग्जाम्पल तो एक तो होगा इराइथ्रोस और दूसरा एग्जाम्पल जो होगा जिसको हम कहेंगे इराइथ्रुलोस। ठीक है, अब आप बता भी सकते हो, जरा बताओ इसमें कौन कीटोज है, इन दोनों में कौन कीटोज है? इराइथ्रुलोस, उलोस सफिक्स आया है, और कौन एल्डोज है? इराइथ्रोस। फिर इसी तरीके से हमारे सामने बात आती है पेंटोजेस। पेंटोजेस का मतलब हो गया यहां पर कार्बन 5 होगा। कार्बन 5 होगा तो आप इसको ओपन करके लिख भी सकते हो पूरा फॉर्मूला C5H10O5। अब यहाँ पेंटोजेस के एग्जाम्पल के बारे में हम यहाँ पर आपके सामने शेयर करें तो वो एक तो एग्जाम्पल हम बोलेंगे जाइलोस, दूसरा बोला जाएगा जाइलुलोस, फिर इसके बाद से हम बोलेंगे डिऑक्सीराइबोस और राइबोस और यहां हम बोलेंगे अरेबिनोस। जिसमें से जो डिऑक्सीराइबोस है एक एक्सेप्शन है जो फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता। डिऑक्सीराइबोस जो होता है इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, 1 ऑक्सीजन लेस होता है। एक ऑक्सीजन आपको किसमें कम दिखेगा? डिऑक्सीराइबोस में। इसलिए इसका जो फॉर्मूला जो आप पूरा ओपन करके लिखोगे तो C5H10 और O4 लिखा जाएगा। बाकी सब में आपको C5H10O5 दिखेगा, लेकिन डिऑक्सीराइबोस में एक ऑक्सीजन क्या होता है? कम। आपने पढ़ा भी होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जहां डिऑक्सीराइबोस का जो शुगर बनाया गया होगा उसके दूसरे कार्बन पर OH ना रह करके H होता है, तो एक ऑक्सीजन की कमी होती है डिऑक्सीराइबोस में। फिर इसके बाद से अब हम यहाँ पर जो है ये तो 5 कार्बन के बारे में बात किए। अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं 6 कार्बन के बारे में, और उसको कहा जाएगा हेक्सोजेस। तो जो हेक्सोजेस है उसके पास 6 कार्बन होंगे। इसके लिए जो एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है, एक तो बोला जाएगा ग्लूकोज, दूसरा जो हम यहाँ पर बोलेंगे फ्रक्टोज, और तीसरा जो एग्जाम्पल आपके सामने रखा जाएगा जिसको कहेंगे गैलेक्टोज। जो ग्लूकोज की बात करी जाए तो ग्लूकोज को हम यहां पर कहते हैं ग्रेप्स शुगर। ग्रेप शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि अंगूर में या ग्रेप्स में सबसे अधिक मात्रा में ग्लूकोज की ही उपस्थिति होती है। इसी को हम ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं क्योंकि ब्लड में हमारे सबसे अधिक जो शुगर होता है वो ग्लूकोज के रूप में ही पाया जाता है। इसी तरीके से ग्लूकोज की बात करी जाए तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड घुमाते हैं, इसीलिए इसको डेक्स्ट्रोज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये कैसे होते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसी तरीके से अब मैं फ्रक्टोज के बारे में बात करूं तो इसको कहा जाता है स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है वो फ्रक्टोज होता है, और ये फ्रक्टोज जो होता है फ्रूट्स में बहुत अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इनको फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। जो यहां पर हमारे सामने फ्रक्टोज है ये लीवो रोटेटरी होता है, और लीवो रोटेटरी होने की वजह से इनको
लेवोलोज के नाम से भी जानते हैं। जो गैलेक्टोज होता है इसको ब्रेन शुगर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ब्रेन में बहुत अधिक पाया जाता है। गैलेक्टोज जो होता है ये कभी भी अकेले नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र उपस्थित नहीं होते। ये कभी भी स्वतंत्र या अकेले उपस्थित नहीं होंगे, ये हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़े होते हैं गैलेक्टोज। जैसे जब गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ जुड़ जाता है तो क्या बना लेता है? लैक्टोज। याद है क्या? ओपेरॉन पढ़ा होगा, लैकोपेरॉन पढ़ा होगा। तो हमने यहां पर बोला कि जो गैलेक्टोज है वो कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं होता, स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अकेला नहीं होता, वो किसी न किसी और केमिकल के साथ जुड़कर एक बड़ा कंपाउंड बनाता है। तो गैलेक्टोज कभी भी आपको स्वतंत्र उपस्थिति नहीं दिखाता, ये हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ ही दिखता है। अब ये तो हमारे सामने हेक्सोजेस की बात हुई। इसी तरीके से एक और बात हमें करनी है जिसको हम कहेंगे हेप्टोज। हेप्टोज जो कि हमारे सामने कार्बन का वैल्यू 7 होगा। इसको कह सकता हूं मैं लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड, क्योंकि मैंने आपको एक्स का मान कहा भी था, न्यूनतम 3 होगा और अधिकतम 7 होगा। तो ये लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड्स है। इसका एक एग्जाम्पल है जिसको हमें ध्यान रखना है, जिसको हम कहते हैं सीडोहेप्टुलोज। सीडोहेप्टुलोज। तो ये तो हमारे सामने कुछ वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड्स का, जिसमें हमने बोला कार्बन के संख्या के आधार पर बात हो रही है। जब 3 कार्बन है संख्या में तो ट्राइओस कहलाएंगे, जब 4 कार्बन है टेट्रोस कहलाएंगे, 5 कार्बन है पेंटोस, 6 कार्बन है तो हेक्सोस, और 7 कार्बन है तो हेप्टोस, और 7 से अधिक तो होते नहीं हैं। इसके बाद से एक बात और हमें करना है यहां, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की बात। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का सिद्धांत। तो जो हमें रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग चेक करना होता है कि कोई शुगर रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, इसके बारे में पता लगाना हो तो कैसे पता लगाया जाए? तो हमारे सामने क्या है कि एक बात कहा गया है कि कॉपर +2, और जब कॉपर +2 को मोनोसैकेराइड से एक्सपोज कर दिया जाए या मोनोसैकेराइड के साथ रख दिया जाता है कॉपर +2 को, तो वो कॉपर प्लस में चेंज कर देता है। अब असल में होता क्या है यहां पर, ये जो कॉपर +2 होता है ये उपस्थित होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में। बेनेडिक्ट या फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग सॉल्यूशन में उपस्थित होता है। अब जो बेनेडिक्ट और फेहलिंग सॉल्यूशन में जो उपस्थित होता है कॉपर +2, वो असल में होता है कॉपर सल्फेट के फॉर्म में। तो कोई बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होगा या फेहलिंग सॉल्यूशन होगा, उसमें क्या है? कॉपर सल्फेट, जिसमें कॉपर का चार्ज कैसा है? +2। ठीक है। अब इस बेनेडिक्ट और फेहलिंग सॉल्यूशन का जो रंग होता है वो रंग होता है ब्लू, ब्लू कलर होता है। तो हमने बोला कि भाई मान लो एक टेस्ट ट्यूब लिया गया, एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया, उस टेस्ट ट्यूब में हमने बेनेडिक्ट या फेहलिंग सॉल्यूशन को डाल दिया, और उस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है जिसमें कॉपर का चार्ज +2 है, और उस सॉल्यूशन का रंग कैसा होता है? नीला, ब्लू रंग होता है। अब उसी टेस्ट ट्यूब में अब हम यहां ऐड कर देते हैं किसको? मोनोसैकेराइड को। एक ऐसा ट्यूब जिसमें बेनेडिक्ट और फेहलिंग सॉल्यूशन है, उसी में हमने मोनोसैकेराइड को ऐड कर दिया। जब मोनोसैकेराइड को ऐड कर देते हैं तो जो कॉपर सल्फेट है वो चेंज हो जाता है क्यूपरस ऑक्साइड में, और वो क्यूपरस ऑक्साइड में चेंज होता है तो उसकी वजह से चार्ज कैसा आ जाता है? +1। और ये जो क्यूपरस ऑक्साइड है ये प्रेसिपिटेट होकर के ट्यूब के नीचे चला जाता है, और वो प्रेसिपिटेट होकर जब ट्यूब के नीचे चला जाता है क्यूपरस ऑक्साइड, तो उसकी वजह से जो रंग आता है वो कैसा आता है? लाल रंग। तो यहां हुआ क्या, जब हमने कॉपर +2 के साथ मोनोसैकेराइड को जोड़ा जो कॉपर सल्फेट के रूप में कॉपर +2 है,
तो यहां क्या आपको देखने को मिलेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड ट्यूब में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और ट्यूब में प्रेसिपिटेट हो जाने के बाद जो रंग आता है वो कैसा, रेड कलर। तो किया क्या हमने, एक ट्यूब लिया, बेनेडिक्ट या फेहलिंग सॉल्यूशन डाल दिया जिसका रंग नीला है, जिसमें कॉपर सल्फेट उपस्थित है, तो कॉपर का चार्ज +2 हो गया। उसी ट्यूब में हमने फिर क्या ऐड कर दिया, मोनोसैकेराइड। जब मोनोसैकेराइड ऐड किया तो कॉपर सल्फेट को चेंज कर दिया गया किसमें, क्यूप्रस ऑक्साइड में, और चार्ज कैसा बन गया, प्लस। और ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट होकर के नीचे ट्यूब में बैठ जाता है और रंग कैसा लाता है, लाल रंग का, रेड कलर का। तो अगर रेड कलर आ जाए तो आप समझ जाना कि वो रिड्यूसिंग नेचर का है, रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, रिड्यूसिंग लक्षण दिखा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी मोनोसैकेराइड होंगे, अगर आप उनको बेनेडिक्ट या फेलिंग सॉल्यूशन में रखते हो तो नीला रंग किस में चेंज हो जाता है, लाल रंग में चेंज हो जाता है। यानी सभी मोनोसैकेराइड कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो यही बात हमें एक याद रखना है कि सभी मोनोसैकेराइड, आप चाहें तो इस पॉइंट को लिख भी लें, सभी मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सभी मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सभी मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सभी के सभी यहां पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या विशेषताएं दिखाएंगे ये मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की कुल बातें हमारी इतनी ही हैं। कल जितनी बात करी थी उतनी बात थी, और आज केवल हमने वर्गीकरण किया कार्बन की संख्या के आधार पर। 3 कार्बन ट्राइओस, 4 टेट्रोस, 5 पेंटोस, 6 हेक्सोस, 7 हेप्टोस। बाकी हमने खाली एक रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की बात करी। हमने कहा सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग है, क्योंकि वो बेनेडिक्ट फेलिंग सॉल्यूशन का जो नीला रंग है उसको बदल देते हैं किसमें, लाल रंग में। और वो लाल रंग आता है क्यूप्रस ऑक्साइड के वजह से, जिसमें चार्ज प्लस होता है, और जो बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट होता है जिसमें कॉपर का चार्ज +2 होता है और रंग नीला आता है। तो सभी मोनोसैकेराइड रेड कलर दे देते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में या फेलिंग सॉल्यूशन में। इतनी बात हमारी मोनोसैकेराइड की हुई। अब मोनोसैकेराइड के बाद जो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा पार्ट है, दूसरा प्रकार है, उसको हम यहां पर क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स, जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं तो कहा जाता है ये 2 से 10 सैकेराइड्स, 2 से 10 सैकेराइड्स इकाइयों या यूनिट से बने होते हैं। ये यूनिट्स या ये इकाइयां ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जहां ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की डायरेक्शन या दिशा की बात करी जाए तो इसका डायरेक्शन जो होता है वो हम कहते हैं सामान्यतः या नॉर्मली, सामान्यतः होता है 1,4। और जब भी डायरेक्शन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का 1,4 होगा तो वो होगा रिड्यूसिंग। कभी कभी जब एक शुगर फ्रक्टोज हो तो डायरेक्शन 1,2 होगा, और जब 1,2 डायरेक्शन होगा तो वो होगा नॉन रिड्यूसिंग। अब ये बातें आपको अभी क्लियर होंगी, जो मैंने 1,2 1,4 कहा है, अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है।
तो हमने कहा कि यहाँ पर ज्यादातर जो परिस्थितियां बनेंगी वो परिस्थितियां ऐसी होंगी कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, और जब 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा तो हम यहां पर कहेंगे वो रिड्यूसिंग प्रकृति के होगा, और अगर 1,2 होगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। 1,2 आपको तब दिखेगा जब कोई ना कोई एक शर्करा क्या हो, फ्रक्टोज हो, क्योंकि आपको मालूम है फ्रक्टोज के अंदर जो रिड्यूसिंग सेंटर है वो कौन सा है, दूसरा कार्बन है। अभी आपको खैर एग्जाम्पल पे पता भी पड़ेगा। जब मोनोसैकेराइड की हम बात करते हैं तो उस मोनोसैकेराइड के बाद जब ओलिगोसैकेराइड की बात करते हैं तो हमने कहा 2 से 10 इकाइयों से बना होता है। तो जब 2 सैकेराइड इकाइयों से मिलकर के बना होता है ओलिगोसैकेराइड तो वो क्या कहलाता है, डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स एक प्रकार है किसका, ओलिगोसैकेराइड का। अगर कोई 3 सैकेराइड इकाइयों से जुड़कर बना हो तो क्या कहलाएगा, ट्राइसैकेराइड, और अगर 4 से बना हो तो टेट्रासैकेराइड। हमारे सिलेबस में ओलिगोसैकेराइड का केवल एक ही है केस और वो है डाइसैकेराइड, बाकी ट्राई टेट्रा पेंटा ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ओलिगोसैकेराइड का एक प्रकार है डाइसैकेराइड, यही हमें जिक्र करना है, यही सिर्फ हमारे सिलेबस में है। तो हम कहते हैं डाइसैकेराइड क्या हुआ, तो ये 2 सैकेराइड यूनिट से, 2 सैकेराइड्स यूनिट से जुड़कर बने होते हैं। अब ये 2 सैकेराइड से बने हुए हैं, इसी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। जैसे मैंने कहा था सभी मोनोसैकेराइड शुगर्स हैं, उसी तरीके से सारे डाइसैकेराइड शुगर्स हैं। शुगर्स कहने के लिए कितनी बातें जरूरी हैं, 4। एक तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, स्वीट इन टेस्ट होना चाहिए। तो सभी मोनोसैकेराइड्स भी शुगर्स हैं और सभी डाइसैकेराइड्स भी शुगर्स हैं। तो हमने कहा यहां पर सभी डाइसैकेराइड्स शुगर्स होते हैं, सभी डाइसैकेराइड्स शर्करा कहलाते हैं या शुगर्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हमें ध्यान रखने हैं, इन्हीं के एग्जाम्पल एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने जिक्र किया जाएगा वो होगा माल्टोज। जो माल्टोज होता है इसको हम माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं, माल्टोज या माल्ट शुगर। जो माल्टोज होता है ये किससे किससे बना है इसी की बात करनी है हमें। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज का बना हुआ है। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज यानी 2 अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयों से जुड़कर बना होता है। अल्फा डी ग्लूकोज का संरचना आपको याद भी होगा, जो मैंने पिछले क्लास में बनाया भी था, जहां पर हमने कहा था ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और यहां पर होगा CH2OH जो कि ये 6th कार्बन होगा। फिर इसके बाद से हमने कहा इधर फोर्थ कार्बन है तो इधर H है, यहां पर OH है। ये थर्ड कार्बन है तो यहां अंदर की तरफ OH है, ये H है। यहां सेकंड कार्बन है तो हमने कहा यहां बाहर की तरफ OH है, ये H है। अब एनोमेरिक कार्बन पर जरा बताओ OH नीचे रखा जाए या ऊपर रखा जाए, अल्फा कहने के लिए नीचे की तरफ रखना होगा। तो हमने कहा कि इस एनोमेरिक कार्बन पर OH को नीचे रख दिया गया, तो ये एक अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट हो गई, इकाई हो गई। इसी तरीके से हम दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट को अभी ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारे सामने दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन, और ये है CH2OH, ये 6th कार्बन यहां पर प्रेजेंट है। हमने कहा यहां पर फोर्थ कार्बन है तो फोर्थ कार्बन पर ये H है, ये OH है, और यहां पर थर्ड कार्बन है तो यहाँ OH को अंदर की तरफ रखा, ये H बाहर रखा। सेकंड कार्बन पर हमने कहा OH को नीचे की तरफ रखा, H को ऊपर, और क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज है इसलिए एनोमेरिक कार्बन पर OH को नीचे रखा जाएगा और H को ऊपर रखा जाएगा। इन्हीं 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट को जोड़ करके क्या बनता है, माल्टोज बनता है। अब यहां होता क्या है कि जो एनोमेरिक कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन जो है यहां पर, इसका OH और यहां फोर्थ कार्बन जो है इसका OH, इन्हीं के बीच में एक रिएक्शन चलता है और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और एक ऑक्सीजन यहां रह जाएगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है।
तो जब यहां से वाटर निकल जाता है तो जो बॉन्ड यहां पर बनता है, इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाएगा। अब इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का अगर आप डायरेक्शन देखो तो एक शुगर का तो एक कार्बन यूज हो रहा है और दूसरे शुगर का फोर्थ कार्बन यूज हो रहा है। तो इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का डायरेक्शन आपको क्या दिखेगा? 1,4 दिखेगा। तो हमने कहा कि यहां जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है इसका डायरेक्शन जो नजर आ रहा है 1,4। अब जरा देखो कि एक एनोमेरिक कार्बन या रिड्यूसिंग सेंटर बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, लेकिन एक एनोमेरिक कार्बन या रिड्यूसिंग सेंटर अभी फ्री है। तो यहां पर एक एनोमेरिक कार्बन या रिड्यूसिंग सेंटर फ्री होने की वजह से ये कौन सा प्रॉपर्टी दिखाता है? रिड्यूसिंग। एक रिड्यूसिंग सेंटर भले ही यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, लेकिन एक रिड्यूसिंग सेंटर अभी फ्री है, मुक्त है, इसलिए वो रिड्यूसिंग कहलाएगा। मैंने यहां आपको लिखा भी सही कि सामान्यतः जो बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसाइडिक, उसका दिशा क्या होता है? 1,4। और 1,4 जब होगा तो वो कैसा होगा? रिड्यूसिंग नेचर का होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का होगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि एक शुगर का पहला कार्बन, दूसरे शुगर का चौथा कार्बन, और इसलिए इसका डायरेक्शन 1,4 हो गया। एक एनोमेरिक कार्बन यूज हो गया, लेकिन यहां पर एक एनोमेरिक कार्बन या रिड्यूसिंग सेंटर अभी मुक्त है, फ्री है, इसलिए इसका ओवरऑल इफेक्ट जो नजर आएगा माल्टोज का, वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का दिखेगा। तो हमें क्या क्या यहां पर चीजें ध्यान रखनी होती है? 3 बातें हमें यहां ध्यान रखनी होती है एग्जाम्पल में। सबसे पहली बात, किनसे मिलकर ये बने हैं। दूसरी बात, इनका बॉन्ड का डायरेक्शन क्या है। और तीसरी बात, ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। ये 3 सूचनाएं हमें ध्यान रखनी होती है, जिसमें से अगर किनसे मिलकर बने हैं और जो डायरेक्शन आपको याद रहता है तो अपने आप ही ये आप अनुमान लगा सकते हो कि वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के लिए हमें अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के लिए जो सवाल बन सकते हैं वो 3 जगह से बन सकते हैं कि बने किन से हैं, डायरेक्शन क्या है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का, और अगर आप डायरेक्शन जानते हो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का तो आप उसके आधार पर यह अनुमान जरूर लगा सकते हो कि वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। जैसे हमने कहा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, यानी एक शुगर का पहला कार्बन यानी एनोमेरिक कार्बन यूज हो गया, दूसरे शुगर का फोर्थ कार्बन यूज हुआ, यानी कि दूसरे शुगर का पहला कार्बन तो अभी मुक्त है, एनोमेरिक कार्बन मुक्त है, यानी वो कैसा होगा? रिड्यूसिंग होगा। इसी तरीके से माल्टोज के बाद दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे सामने होगा, इसको कहते हैं लैक्टोज। जो लैक्टोज होता है इसको कहते हैं लीस्ट स्वीट शुगर, यानी सबसे कम मीठा शर्करा। सबसे कम मीठा शर्करा जो होगा वो कौन होगा? लैक्टोज। लैक्टोज की अगर बात करी जाती है तो हम कहते हैं ह्यूमन मिल्क में, मानव के जो दूध होते हैं उसमें सबसे अत्यधिक आपको लैक्टोज मिलेगा। लगभग 7%, 7% हम कहते हैं लैक्टोज जो होता है वो ह्यूमन मिल्क में उपस्थित होता है। हमें ध्यान क्या क्या रखना था कि भाई किनसे बने हैं, और डायरेक्शन क्या है बॉन्ड का, और रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग। ये 3 सूचनाएं आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जो ये लैक्टोज होता है ये बना होता है बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज। लैक्टोज आपने पढ़ा भी होगा, जब हम ओपेरॉन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं लैक्टोज को तोड़ते हो किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और उसमें जो ग्लूकोज होता है वो बीटा वाला होता है और गैलेक्टोज जो होता है वो भी बीटा वाला होता है। अब यहां जो डायरेक्शन होता है इनके बीच में, वो डायरेक्शन क्या होता है वही मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। 1,4 यानी एक शुगर का पहला कार्बन, दूसरे शुगर का चौथा कार्बन, यानी जाहिर सी बात है दूसरे शुगर का एक एनोमेरिक कार्बन तो फ्री तो होगा, और जब फ्री होगा तो बताओ जरा सा वो रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग होगा। तो मैंने कहा कि अगर कोई डायरेक्शन जानता है तो अपने आप ही वो पता लगा सकता है कि वो रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग होगा। इसके बाद से हमें जो बात ये रखनी है याद, जैसे लैक्टोज के बाद तीसरी बात जो आती है वो है ट्री हेलोज। जो ट्री हेलोज होता है इसको कहते हैं इंसेक्ट के हीमोलिम्फ में उपस्थित होता है। हीमोलिम्फ में उपस्थित होता है।
अब बात आ रही है कि ये हीमोलिम्फ क्या होता है। जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड का काम होता है वही काम इंसेक्ट में कौन करता है, एक फ्लूइड करता है, एक लिक्विड करता है जिसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसी के जैसा जो चीज नजर आता है इंसेक्ट में, उसको क्या नाम दिया जाता है, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ एक फ्लूइड होता है जो ब्लड हमारे बॉडी में क्या करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। इंसेक्ट में वही काम ब्लड ना करके कौन करता है, हीमोलिम्फ। यानी हमारे जैसा, हमारे ब्लड के जैसा जो चीज मिल रहा, जो लिक्विड मिल रहा, उसी को हम हीमोलिम्फ इंसेक्ट में नाम देते हैं। हमारे में ब्लड नाम दिया गया है और उनमें हीमोलिम्फ नाम दिया गया है। अब जो ट्री हेलोज जो है ये बने किससे हैं, तो ये बने हैं अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। जैसे माल्टोज को आप देखते हो तो माल्टोज भी किसका बना है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। फर्क क्या है ट्री हेलोज में कि जो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में जो डायरेक्शन है बॉन्ड का, वो डायरेक्शन है 1-1। 1-1 कहने का मतलब क्या हुआ, एक शुगर का पहला कार्बन और इसको घुमा दो, दूसरे शुगर का भी पहला कार्बन के बीच OH OH के बीच में रिएक्शन हुआ। अब खुद सोचो, इसका भी एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड बनाने में यूज हो गया और इसका भी एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, तो क्या रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। जब मैंने कहा कि अगर कोई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का दिशा ध्यान रख लेता है, डायरेक्शन ध्यान रख लेता है, तो अपने आप ही अनुमान लगा सकता है कि वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। तो हमने कहा कि ये 1-1 डायरेक्शन रख रहा है, इसलिए मैं इसको कहूंगा कि ये जो है नॉन रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। अब इसके बाद से हमारे सामने बात आ रही है कि एक आखिरी एग्जाम्पल हमें डाइसैकेराइड का याद रखना है, जिसको हम सुक्रोज कहेंगे। तो एक तो माल्टोज, दूसरा लैक्टोज, तीसरा ट्री हेलोज और चौथा सुक्रोज। आपको मालूम है कि जो प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनमें जो शर्करा या शुगर जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट में भागीदारी निभाते हैं वो कौन होते हैं, सुक्रोज ही तो होता है, अभी पढ़ा भी होगा। तो जो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे ज्यादा जो शुगर ट्रांसपोर्ट में अपना योगदान देते हैं वो सुक्रोज ही होते हैं। सुक्रोज के कुछ और भी अन्य नाम हैं, कुछ और भी इसके नाम हैं। क्या क्या नाम है, इसी की बात करते हैं। सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं इन्वर्ट शुगर, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। इसी को हम केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं केन शुगर, क्योंकि शुगर केन में एक बड़ी अधिक मात्रा में सुक्रोज की उपस्थिति होती है और शुगर केन में अच्छे मात्रा में ये होने की वजह से सुक्रोज को केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। इनको घरेलू शर्करा या टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। जैसे किचन्स वगैरह में या फिर टेबल्स वगैरह में जो हम रखते हैं, जो यूज करने के लिए, वो क्या होता है, सुक्रोज ही होता है। इसको व्यापारिक शर्करा भी कहते हैं, कॉमर्शियल शुगर भी कहते हैं। जो खरीद फरोख्त के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है शुगर, वो सबसे ज्यादा सुक्रोज ही किया जाता है। तो केन शुगर इसलिए कहा, शुगर केन में ज्यादा है। टेबल शुगर इसलिए कहा क्योंकि हम अपने घरों में ओवर द काउंटर यानी ओवर द टेबल यानी किचन्स में या टेबल पर जो रख करके इस्तेमाल करते हैं वो यही होता है सुक्रोज। प्लस बात आती है कॉमर्शियल, व्यापारिक रूप से भी सबसे अत्यधिक जो शर्करा इस्तेमाल होता है या फिर जो यूज में लिया जाता है वो सुक्रोज ही होता है। इन्वर्ट शुगर क्यों कहा, थोड़ी देर बाद बात आएगी। सुक्रोज जो होता है, ये सुक्रोज बना किसका है, ये हमें आपके सामने बात करनी हो तो हमने कहा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज का बना हुआ है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का बना हुआ है, जिसमें जो डायरेक्शन आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का बताया जाए तो डायरेक्शन जो होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का वो बोला जाता है यहां पर 1-2। 1-2 यानी कि ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन तो पहला है और फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन दूसरा है। यानी कि जब दोनों एनोमेरिक कार्बन या रिड्यूसिंग सेंटर अगर यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, तो बताओ वो शर्करा रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। तो मैं कह सकता हूं कि सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग। यानी कि मैंने आपसे ये बात पहले ही कह दिया है कि अगर कोई डायरेक्शन जान रहा है तो वो उससे अनुमान लगा सकता है कि उसकी क्षमता रिड्यूसिंग होगी या नॉन रिड्यूसिंग होगी।
अब क्या होता है कि जो सुक्रोज होता है वो सामान्यतः डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के पश्चात लीवो रोटेटरी हो जाता है। होता तो सामान्यतः डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के पश्चात लीवो हो जाता है। क्यों, जरा समझना भाई। जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करोगे, उसका पाचन करोगे, उसका डाइजेशन करोगे, तो सुक्रोज बने ही इन दोनों से हैं, तो टूटेंगे भी इन्हीं दोनों में। अब क्या होता है, ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो है और फ्रक्टोज लीवो है। अब क्या होता है कि जब सुक्रोज टूट जाते हैं इन दोनों में, तो प्लेन पॉलराइज लाइट को ग्लूकोज किधर शिफ्ट करेगा, राइट साइड, और फ्रक्टोज किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड। और कौन ज्यादा एंगल पे घुमा देता है प्लेन पॉलराइज लाइट को, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज राइट साइड घुमाया, फ्रक्टोज ने लेफ्ट साइड घुमाया, लेकिन ज्यादा एंगल पर किसने घुमा दिया, फ्रक्टोज ने। तो ओवरऑल असर किसका दिखेगा, फ्रक्टोज का, इसलिए वो क्या हो जाएगा, लीवो। इसलिए कह दिया इन्वर्ट शुगर, उल्टा हो गया बिल्कुल। पहले तो था डेक्स्ट्रो, बाद में यहां पर हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या हो गया, लीवो। इसलिए शर्करा को क्या कह दिया, इन्वर्ट शुगर। बिल्कुल परिस्थिति बदल सी गई, पहले डेक्स्ट्रो था, बाद में लीवो हो गया। इस बात को लिखेंगे भी सही, लिखें आप एक पॉइंट। सुक्रोज सामान्यतः, सुक्रोज सामान्यतः, सुक्रोज सामान्यतः डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। सुक्रोज सामान्यतः डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के पश्चात, हाइड्रोलाइसिस के पश्चात लीवो रोटेटरी होता है। हाइड्रोलाइसिस के पश्चात लीवो रोटेटरी होता है। तो मैंने कहा कि जब इनका हाइड्रोलाइसिस हुआ होगा सुक्रोज का, तो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद यही टूट करके बनेंगे, क्योंकि जुड़ करके इससे ही बने हैं। तो ये तो होगा यहां पर डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, और ये क्या है, लीवो। और ज्यादा एंगल पे कौन घुमा देगा, लीवो। तो ओवरऑल असर किसका आ जाएगा, लीवो। तो ये राइट घुमाएगा लाइट को, ये लेफ्ट घुमाएगा, लेकिन ये जितना एंगल पे घुमाता है उससे ज्यादा एंगल पर ये घुमा देता है। इसलिए हमने इसको इन्वर्ट शुगर कहा, कि पहले तो था तो डेक्स्ट्रो, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के बाद ये कैसा दिख जाता है, लीवो दिख जाता है। परिस्थिति बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब ये तो हमारे सामने सुक्रोज की बात हुई। तो सबसे पहले मैंने आपको मोनोसैकेराइड की बात करी है। मोनोसैकेराइड आपको याद भी हो चुका होगा, बहुत ही साधारण सी कुछ बातें मैंने आते ही रिवाइज भी कराया। आज जो है थोड़ी बहुत बातें रह गई थी मोनोसैकेराइड की, जिसमें मैंने केवल बताया था कार्बन के संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण। 3 कार्बन ट्राइओस, 4 टेट्रोस, 5 पेंटोस, 6 हेक्सोस, 7 हेप्टोस, और एक रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की बात करी, जिसमें हमने कहा कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन का नीला रंग होता है। जब मोनोसैकेराइड को उसी में डाल दिया जाए तो वो लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है, और लाल रंग आ जाना मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर है। यही बातें हमने केवल करी। इसके बाद से हमने ओलिगोसैकेराइड के डाइसैकेराइड की बात करी है। हमने कहा ओलिगोसैकेराइड 2 से 10 सैकेराइड इकाइयों से मिलकर बना है। हमारे सिलेबस में केवल डाइसैकेराइड है, 2 सैकेराइड इकाइयों से जो मिलकर बने हैं उन्हीं के बारे में केवल बातचीत है। और उनमें भी केवल 4 एग्जाम्पल जो अभी हमने डिस्कशन करा है वही है। सबसे पहला हमने क्या बोला, माल्टोस। किससे बना है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। क्या डायरेक्शन है, 1,4। रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग। जो माल्टोज है उसी इकाइयों से ट्री हेलोज भी बना है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। डायरेक्शन क्या है, 1,1। तो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। फिर जो है माल्टोज ट्रीहेलोज, इन दोनों को थोड़ा रिलेट करके याद कर लोगे तो आसान हो जाएगी बात। माल्टोज ट्रीहेलोज के अलावा हमने बोला था लैक्टोज। लैक्टोज तो जाने कब से सुनते आते हैं कि ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना होता है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना है तो एक ध्यान रख लेना कि अल्फा वाला नहीं है,
बीटा वाला है। अब ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बना है, इसका डायरेक्शन क्या होता है 1,4 और 1,4 होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे रिड्यूसिंग। सुक्रोज की बात आई तो हमने कहा कि ये सुक्रोज बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो अब आप कह सकते हो कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बना है और दोनों का एनोमेरिक कार्बन इस्तेमाल हो गया 1,2 हो गया, तो क्या हो गया रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूसिंग। 4 ही तो पॉइंट है। और हमने कहा कि भाई सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर इसलिए कहा क्योंकि वो सामान्यता तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के बाद कैसा दिखता है वो लीवो रोटेटरी, क्योंकि ज्यादा एंगल पर कौन घुमा देता है फ्रक्टोज ग्लूकोज की तुलना पर, इसलिए वो लीवो दिखता है। इतनी बात हमारी डाइसैकेराइड की हुई और इतना ही हमें ओलिगोसैकेराइड में बात करना भी है। तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट का प्रकार हमने मोनोसैकेराइड का जिक्र किया, दूसरा हमने ओलिगोसैकेराइड और उसमें भी डाइसैकेराइड, तीसरा जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार बात करना है वो क्या होगा पॉलीसैकेराइड्स। तो तीसरा जो है हमारे सामने यहां जो बात आने वाली है वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स को कहते हैं कि ये शुगर्स नहीं होते, ये शुगर्स नहीं होते। शुगर्स के लिए 4 बातें कहा था हमने कि भाई कार्बोहाइड्रेट हो, लो मॉलिक्यूलर वेट हो, वाटर सॉल्युबल हो और स्वीट इन टेस्ट हो। ये बातें यहां पर फॉलो नहीं होती। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट नहीं है और वाटर सॉल्युबल भी नहीं होता, तो स्वाद में मीठा भी नहीं होता, इसलिए पॉलीसैकेराइड कोई भी शर्करा या शुगर नहीं है। जो भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनको एक और नाम से भी जाना जाता है, इनको ग्लाइकेन्स भी कहते हैं। इनको ग्लाइकेन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्लाइकेन्स? क्योंकि जो पॉलीसैकेराइड होता है उनमें एक सफिक्स यूज किया जाता है, यानी आखिरी में एक शब्द को ऐड कर दिया जाता है जो कहते हैं एन। एन शब्द एक लास्ट में जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो कि यहां पर हेक्सोज या पेंटोज पॉलीसैकेराइड है, मान लो अगर पेंटोज पॉलीसैकेराइड है, पेंटोज पॉलीसैकेराइड है तो इसको कहा जाता है पेंटोजेन। और अगर वो हेक्सोज पॉलीसैकेराइड है तो उसको कहा जाता है हेक्सेन। जरा समझें इस बात को। जैसे मान लो कि कोई 5 कार्बन वाला शुगर हो सकता है जैसे जाइलोस, तो जब जाइलोस 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 जुड़ जुड़ करके पॉलीसैकेराइड बना लिया, क्या कह देंगे हम इसको पेंटोजेन। ग्लूकोज 6 कार्बन का है, जैसे स्टार्च ग्लूकोज का ही पॉलीमर बन करके तैयार हुआ है। तो जब 6 कार्बन वाला शुगर अगर जुड़ जुड़ करके बन गया उसको क्या कह देंगे हेक्सेन। यानी कि अगर 6 कार्बन वाले शुगर पॉलीसैकेराइड बना लेते हैं हेक्सेन कहलाते हैं, 5 कार्बन वाले कोई शुगर पॉलीसैकेराइड बना लेते हैं पेंटोजेन कहलाते हैं। अगर मान लो कि 5 कार्बन वाला शुगर जाइलोज है और वही पॉलीसैकेराइड बना रहा है तो वही पेंटोजेन को कह देंगे हम जाइलेन। जाइलोज को क्या कह देंगे जाइलेन, लास्ट में क्या लगा देंगे एन। अगर मान लो कि कोई ग्लूकोज 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 जोड़ रहा है जैसे स्टार्च में जुड़ जुड़ करके बनेगा ग्लूकोज, 6 कार्बन का शर्करा है, तो 6 कार्बन का है तो क्या होगा हेक्सेन। और उसी हेक्सेन को आपको और विशेष रूप से नाम देना हो तो ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ करके पॉलीसैकेराइड बना है तो क्या कह देंगे ग्लूकेन। समझ में आ रही बात? तो या तो 5 कार्बन की शर्कराएं जुड़कर पॉलीसैकेराइड बना ले या 6 कार्बन के शर्कराएं पॉलीसैकेराइड बना ले। अगर 5 कार्बन वाला बनाया है तो पेंटोजेन है, 6 कार्बन वाला बनाया है हेक्सेन है। अब उसमें देख लो कि कौन बना रहा है। अगर जाइलोज बना रहा है तो जाइलेन कह दो, अगर ग्लूकोज बना रहा है तो ग्लूकोन कह लो, अरेबिनोज बना रहा है तो अरेबेन कह लो, लास्ट में क्या लगा दो एन लगा दो। बस देखो ये बना किसका है। तो यहां पर एन सफिक्स का एक इस्तेमाल किया जाता है पॉलीसैकेराइड्स में।
हमने कहा कि भाई सारे जो है पॉलीसैकेराइड शुगर्स नहीं होते और ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। सबसे पहली बात, क्या सारे मोनोसैकेराइड शुगर हैं? क्या सारे मोनोसैकेराइड शुगर हैं? बिल्कुल। क्या सारे डाइसैकेराइड शुगर्स हैं? बिल्कुल। क्या सारे पॉलीसैकेराइड शुगर्स हैं? नहीं, कोई भी पॉलीसैकेराइड शुगर्स नहीं है। क्या सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग हैं? हाँ। क्या सारे डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग है? नहीं, कुछ रिड्यूसिंग है और कुछ नॉन रिड्यूसिंग है। लेकिन क्या सारे पॉलीसैकेराइड रिड्यूसिंग है? नहीं, सारे के सारे कैसे? नॉन रिड्यूसिंग। समझ में आ रही बात? तो ये शुगर और रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग वाली बात ध्यान रहनी चाहिए। सारे मोनोसैकेराइड सारे डाइसैकेराइड शुगर्स होते हैं, सारे पॉलीसैकेराइड शुगर्स नहीं होते, सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग हैं, डाइसैकेराइड में कुछ रिड्यूसिंग है कुछ नॉन रिड्यूसिंग है, पॉलीसैकेराइड में सभी नॉन रिड्यूसिंग है। अब इसी पॉलीसैकेराइड के अंदर हम आपके सामने डिस्कशन करें तो पॉलीसैकेराइड कार्य के आधार पर या फंक्शन के आधार पर अगर इसका डिस्कशन किया जाए तो हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड दो प्रकार की बात होती है। किस आधार पर? कार्य के आधार पर, फंक्शन के आधार पर। एक तो होता है यहां पर पोषक, यानी कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तो एक तो हो गया ये न्यूट्रिटिव, और दूसरा हम कहेंगे संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल। तो पॉलीसैकेराइड का एक काम होगा पोषण देना और दूसरा कार्य होगा संरचना देना, स्ट्रक्चर देना। तो पोषण के रूप में कौन कौन से पॉलीसैकेराइड काम करते हैं जो स्टोर्ड फूड की तरह कार्य करते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको मालूम है कि यहां पर स्टार्च जो प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है, ग्लाइकोजन जो एनिमल का होता है, तो ये क्या देंगे? न्यूट्रिशन देंगे। फिर इसी तरीके से हमने बोला स्ट्रक्चरल, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर सेल वॉल जैसी परिस्थितियां बनाने में अपना योगदान देंगे, जैसे सेलुलोज। इसी तरीके से काइटिन। तो ये सब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, ये क्या दे रहे हैं? स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल वॉल बनाने में योगदान दे रहे हैं। तो पॉलीसैकेराइड कार्य के आधार पर दो प्रकार होगा, एक पोषण या पोषक जो कि न्यूट्रिशन देने में कार्य देगा, और दूसरा स्ट्रक्चरल, संरचनाएं बनाने में योगदान देगा। पॉलीसैकेराइड को संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर मैं फिर से इसको बांटता हूं पॉलीसैकेराइड को। तो हमने यहां पर कहा कि पॉलीसैकेराइड और ये बात करने जा रहे हैं हम संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर हम बात करेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर के आधार पर जो डिस्कशन करेंगे उसको कहेंगे हम होमोपॉलीसैकेराइड, और दूसरा जो बात किया जाएगा इसको कहेंगे हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो जो होमोपॉलीसैकेराइड है, होमो मतलब सेम होगा, यानी कि सेम सैकेराइड इकाइयों से जो बना हो, सिमिलर, एक जैसे सैकेराइड इकाइयों से बना हो, वो क्या कहलाएगा? होमोपॉलीसैकेराइड। और जो अलग अलग सैकेराइड इकाइयों से बना होगा वो क्या कहलाएगा? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो जो समान सैकेराइड इकाइयों से बने होते हैं वो होमोपॉलीसैकेराइड कहलाते हैं, और जो असमान सैकेराइड इकाइयों के जो बहुलक तैयार हुए होते हैं वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। इसी होमोपॉलीसैकेराइड के बारे में हमें कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखनी है, जिनमें सबसे पहला बात किया जाता है सेलुलोज का, दूसरा बात किया जाता है यहां पर स्टार्च का, तीसरा बात किया जाता है यहां पर ग्लाइकोजन का, और फिर यहां पर बात किया जाता है काइटिन का, और फिर यहां पर बात करते हैं हम इनुलिन, और एक और यहां पर पॉइंट डिस्कस करना होता है जिसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रीन। ये होमोपॉलीसैकेराइड हैं, यानी समान इकाइयों से जुड़कर तैयार हुए हैं।
जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड हैं, इनका एग्जाम्पल आपके सामने रखा जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर hyaluronic एसिड, फिर यहां पर बात आपको नजर आएगी कॉन्ड्रोइटिन, और फिर यहां पर आपको बात नजर आएगी हेपेरिन, और फिर यहां पर आपको यहां पर बात देखने को मिलेगा पेक्टिन, और एक आखिरी यहां पर बात होगी हेमीसेलुलोज। जिसमें हेट्रोपॉलीसैकेराइड में जो हेलुरोनिक एसिड है, इस हेलुरोनिक एसिड को एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या कहते हैं? एनिमल सीमेंट। इसको एनिमल सीमेंट के नाम से जानते हैं, सेल बायो में सुना भी होगा। इसी तरीके से जो हेपेरिन होता है, इस हेपेरिन का कार्य क्या होता है? एंटी कोगुलेंट। तो ये एंटी कोगुलेंट होता है। जो पेक्टिन है, इस पेक्टिन को एक और नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं प्लांट सीमेंट। आपको मालूम है कि जो मिडिल लैमेला होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से ही बना होता है। तो जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड है उसमें आपको केवल ये नाम याद रखने हैं, और जो लाल रंग से मैंने लिख दिया, जैसे हाइलुरोनिक एसिड को एनिमल सीमेंट कहते हैं, और हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होते हैं, और पेक्टिन प्लांट सीमेंट होते हैं। हेट्रोपॉलीसैकेराइड केवल इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। आपके मॉड्यूल में हो सकता है एक आध चीजें और लिखी हुई हों, अननेसेसरी याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड का काम यही हमारा खत्म होता है। जो नोटबुक में आपके आ गया वही आपके काम का है। जो मैंने आपको कह दिया हेट्रोपॉलीसैकेराइड में इनके नाम, और मुझे लगता है ये सब आप जानते भी हो। हाइलुरोनिक एसिड एनिमल सीमेंट कहते हैं, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, और पेक्टिन प्लांट सीमेंट होता है। ये मुझे लगता है जानते ही हो गए आप। नहीं भी तो ये साथ साथ में इनको लिख लें। हेट्रोपॉलीसैकेराइड हमें केवल यही इतना ही बात करना, इससे ज्यादा बात नहीं करना। कुल मिलाकर के जो विशेष रूप से हमें बात करनी है किसकी? होमोपॉलीसैकेराइड। यही हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन्हीं से हमें बातचीत भी करनी है। सबसे पहले हम इन्हीं के अंदर डिस्कशन करेंगे, और होमोपॉलीसैकेराइड का सबसे पहला एग्जाम्पल हम सेलुलोज देखते हैं। तो ये है होमोपॉलीसैकेराइड और ये है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। सबसे पहला हम यहां पर एक ही डिस्कशन करेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड। हेट्रो का जो सूचना है वो इतना ही है। इस होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं सेलुलोज। जो सेलुलोज होता है इसको कहते हैं हम अनब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर। अनब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। और जो 6000 से 10,000 इकाइयों से मिलकर के तैयार हुआ है। तो हमने कहा कि अनब्रांच लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट्स। हालांकि यहां पर जो 6000 से 10,000 जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इसको चाहें तो नहीं भी याद रखें, इस डेटा को कितनी इकाइयों से बना है। ये जरूर याद रखना है कि जो सेलुलोज होता है वो अशाखित होता है, अनब्रांच्ड होता है। लीनियर होता है, रेखाइक होता है। अशाखित रेखाइक बहुलक है किसका? बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का। तो हमने कहा कि ये अशाखित हैं, रेखाइक हैं और बहुलक हैं किसका? बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का। और वो कितने इकाइयों से मिलकर बने हैं केवल यहां पर लिखा तो है, लेकिन याद मत रखना, क्योंकि चीजें वैसे ही बहुत याद रखने के लिए अननेसेसरी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या होता है कि सेलुलोज जो होगा वो बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से जुड़ता जाएगा और फिर जो है एक बहुत बड़ा चैन, जब 6000 से 10,000 जुड़ चुके होंगे तो वो सेलुलोज कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ये कोई एक बीटा डी ग्लूकोज है, इसका फर्स्ट कार्बन, ये दूसरा बीटा डी ग्लूकोज है, इसका फोर्थ कार्बन। ये अगर कनेक्ट हुआ तो बताओ तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? 1,4। यही हुआ। फिर इसी तरीके से मान लो कि इसका पहला कार्बन जो फ्री है वो तीसरे शुगर के चौथे कार्बन से कनेक्ट हो गया, तो क्या हो गया?
1,4। इसी तरीके से इसका फर्स्ट कार्बन फ्री है, एक और शुगर आ गया, इसके फोर्थ कार्बन से ज्वाइन हो गया तो क्या हो गया 1,4। इस तरह से 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हुए बीटा डी ग्लूकोज जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, और 6,000 से 10,000 तक वो जुड़ करके क्या बना लेते हैं, सेलुलोज बना लेते हैं। और इनमें कोई भी शाखाएं नहीं निकलती, ये अनब्रांच्ड होता है, अशाखित होता है, और रेखाइक होगा, लीनियर होगा, जिनमें ग्लाइकोसाइडिक बंध का दिशा 1,4 होगा, जिसमें एक शुगर का फर्स्ट कार्बन, दूसरे शुगर का फोर्थ कार्बन, यही 1,4 डायरेक्शन में आपको ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता दिखेगा। जो सेलुलोज होता है इसको कहते हैं हम मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या आप चाहें तो लिख सकते हैं सबसे अधिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सबसे अधिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको कौन दिखेगा, वो आपको सबसे अधिक सेलुलोज ही दिखेगा। अगर वुड में देखते हो तो वुड में कहते हैं, लकड़ियों में अगर आप देखो तो वहां पर आपको 50% के तकरीबन जो हिस्सा होता है वो सेलुलोज का ही होता है। अगर कपास या कॉटन में अगर आप देखते हो तो लगभग 90% तक का हिस्सा क्या होता है, सेलुलोज ही होता है। यानी पौधों के अंदर एक अधिक हिस्सेदारी निभाता है कौन, सेलुलोज। इसलिए कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा, सबसे अधिक, सबसे अबंडेंट होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्लांट किंगडम के अंदर। अब ये जरूरी नहीं है कि हर प्लांट के अंदर इसका प्रतिशत फिक्स होगा, ये अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रतिशत में उपस्थित होते हैं। जैसे कपास में 90% कह दिया, जो सबसे अधिक यही मिलते हैं, हो सकता है किसी और पौधे में 60% हो, किसी में 40% हो, किसी में 70% हो, लेकिन सभी की तुलना करी जाए, सभी रसायन की तुलना करी जाए, उनमें सेलुलोज पादपों में सबसे अधिक पाया जाता है। इसलिए कहा हमने मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यानी सबसे अधिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है प्लांट किंगडम के अंदर। इनसे, सेलुलोज से रेयन फाइबर, रेयन फाइबर या रेयन फाइबर को ही हम एक और नाम से भी जानते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है। प्लांट के पल्प से पेपर बनाया जाता है, वह सेलुलोज ही होता है। तो जो प्लांट का गूदा होता है, जो पल्प होता है, जो फ्लैशी मटेरियल होता है, उस प्लांट का पल्प जो होगा, जिससे क्या बनाते हैं, पेपर। तो वो प्लांट का पल्प जो पेपर बना रहे हैं, उस प्लांट के पल्प से जो पेपर बन रहा है वो असल में है क्या, सेलुलोज ही है। तो जो इसी तरीके से एक इंडस्ट्री भी है जिसको कहते हैं पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, जो पौधे के पल्प को निकालता है और उस पल्प से फिर क्या बनाता है, पेपर, जिसमें पल्प के अंदर क्या है, सेलुलोज, और उसी से क्या तैयार हुआ, पेपर। तो पेपर इंडस्ट्री जो होती है, जो पेपर बनाती है, वो पौधे के जो फ्लैशी मटेरियल या जो गूदा या पल्प जिसको हम कहते हैं, उसको जो निकालता है, उसमें सेलुलोज होता है, और उसी सेलुलोज के हेल्प से क्या बनता है, पेपर बनता है। हमें जो यहां ध्यान रखना है सेलुलोज के लिए, वो यही 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक, अनब्रांच, अशाखित है, लीनियर पॉलीमर है, किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। कितने से बने हैं ध्यान नहीं रखना। सबसे अधिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ये दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है। इनसे क्या बनाया जाता है, रेयन फाइबर या आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है। चौथा, जो पेपर बनाया जाता है प्लांट के पल्प से, वो होता ही क्या है, सेलुलोज। ये 4 पॉइंट सेलुलोज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखना है। सेलुलोज के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे सामने होमोपॉलीसैकेराइड, वो क्या आता है, स्टार्च। तो अभी हमें यहां पर स्टार्च के बारे में डिस्कशन करना है।
तो अब जो है यहां पर हमारे सामने बात आ रही है वो है स्टार्च। स्टार्च आप सबको मालूम है कि ये प्लांट का मुख्य स्टोर्ड फूड होता है। पौधे में स्टोर्ड फूड किस शक्ल में होते हैं? स्टार्च के ही शक्ल में होते हैं। और जो स्टार्च होता है इसको कहते हैं हम अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक या पॉलीमर होता है। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। जो सेलुलोज है वो किसका पॉलीमर है? बीटा डी ग्लूकोज। और स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। इनमें दो प्रकार के चैन्स या श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। दो प्रकार के चैन्स पाए जाते हैं। अब वो दो प्रकार के जो चैन्स पाए जाते हैं इन्हीं के बारे में हमें बात करनी है। एक तो कहलाता है अमाइलोज, दूसरा कहलाता है यहां पर अमाइलोपेक्टिन। एक तो होगा अमाइलोज, दूसरा होगा अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होता है वो अनब्रांच्ड होता है, अशाखित होता है, यानी रेखाइक होगा, लीनियर होगा। और जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो शाखित होता है, यानी ब्रांच्ड होता है। जो अमाइलोज है इसका जो चैन होगा उसमें 250 से 300 यूनिट्स मिलकर 250 से 300 यूनिट्स मिलकर अमाइलोज बनाती हैं। किसका 250 से 300 यूनिट? अल्फा डी ग्लूकोज का। यहां लिखा है ना, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो जो अमाइलोज बनेगा वो कैसा होगा? अशाखित होगा। और वो अमाइलोज बनाने के लिए 250 से 300 यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज मिलकर क्या बना रही हैं? अमाइलोज। 250 से 300 अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ जुड़ करके अमाइलोज का निर्माण करती हैं। जैसे ये मान लो कि कोई एक अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका पहला कार्बन, ये दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका चौथा कार्बन, और ये आपस में बॉन्ड बना लिया। तो बॉन्ड का दिशा क्या हो गया? 1,4। फिर इसी तरीके से हमने यहां पर कह दिया कि इसका पहला कार्बन, फिर ये जो है यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज, इसका चौथा कार्बन, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? 1,4। इसी तरीके से इसका पहला कार्बन, फिर से ये शुगर का फोर्थ कार्बन, इसके बीच में बॉन्ड बन गया 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इस तरह से यहां पर 250 से 300 इकाइयां जो हैं वो जुड़ती चली जाती हैं। तो हमने कहा कि यहां पर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होगा? 1,4 होगा। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का डायरेक्शन 1,4 होगा और रेखाइक होगा, लीनियर होगा, क्योंकि यहां लिख दिया है ऑलरेडी क्या चीज? अनब्रांच्ड है, अशाखित है। तो 250 से 300 इकाइयां अल्फा डी ग्लूकोज की मिलकर अमाइलोज को बनाती हैं। अमाइलोज यहां बनेगा। अब जरा यहां देखना, ये क्या है? ब्रांच, शाखित। यहां पर क्या है कि 6,000 से 37,000 6,000 से 37,000 यूनिट्स अल्फा डी ग्लूकोज का जुड़कर अमाइलोपेक्टिन का निर्माण करती हैं। 6,000 से 37,000 यूनिट्स अल्फा डी ग्लूकोज का जुड़कर अमाइलोपेक्टिन बनाती हैं। ये यूनिट्स केवल आपके समझने के लिए है। किसी का भी यूनिट्स याद नहीं रखना कितना कितना। जैसे यहां मैंने बोला 6,000 से 10,000 याद नहीं रखना। यहां पर भी जैसे लिखा 250 से 300 याद नहीं रखना। ये जरूर याद रखना कि कौन अशाखित है, कौन शाखित है, कौन लीनियर है, कौन लीनियर नहीं है। ये 250 से 300 यहां क्या लिखा है? 6,000 से 37,000। सिर्फ समझने के लिए ये इकाइयां याद नहीं रखना है आपको। अब ये जो है यहां पर हमने कहा कि अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयां जुड़ जुड़ करके 6,000 से 37,000 फिर अमाइलोपेक्टिन को तैयार करेंगी। जरा देखो कैसे बनता है ये।
तो हमने कहा यहां पर कि जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का जो डायरेक्शन है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का डायरेक्शन, और वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का जो डायरेक्शन है यहां पर दो देखने को मिलेगा। एक तो आपको दिखेगा 1-4 और दूसरा दिखेगा 1-6। जो 1-6 नजर आएगा वो दिखेगा शाखा बिंदु पर, यानी ब्रांच पॉइंट पर। ब्रांच पॉइंट पर जो आपको दिखेगा वो दिखेगा आपको 1-6। कैसे, वो अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो ब्रांचिंग हो रही है वो लिख रहे हैं हम लगभग 24 से 30 यूनिट के बाद शाखाएं बनती है। जरा देखो यहां पर अमाइलोपेक्टिन के लिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ये है एक शुगर, इसका पहला कार्बन, ये दूसरा शुगर, इसका फोर्थ कार्बन, कनेक्ट हो गया 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फिर इसी तरीके से पहला कार्बन, नेक्स्ट शुगर का फोर्थ कार्बन, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फिर इसी तरीके से ज्वाइन होता चला जाएगा। ये बात समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 1,4 1,4 और 1,4 1,4। अब यहां पर देखो मैंने बोला कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का डायरेक्शन क्या है, 1,4 है, लेकिन शाखा बिंदु पर, ब्रांच पॉइंट पर क्या है, 1,6। शाखाएं कहां निकलेंगी, लगभग 24 से 30 यूनिट के बाद, यानी कि या तो 24वें, या तो 25वें, या तो 26वें, या तो 27वें, यानी 24 से 30 के आसपास में क्या बन जाता है, शाखाएं निकल जाती हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला ये कोई 25वां या 28वां इकाई है अल्फा डी ग्लूकोज का। अब यहां से क्या निकलना है, शाखाएं, ब्रांच निकलनी है। तो इसका ब्रांच निकलना है तो इसका फोर्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, लेकिन आपको मालूम है रिंग से बाहर एक कार्बन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिक्स्थ कार्बन, रिंग के बाहर है। अब ये मान लो कि ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, और जो ऑलरेडी एक चैन बना चुका है उस ग्लूकोज का सिक्स कार्बन जो रिंग से बाहर निकल रहा है, उसके बीच में रिएक्शन करके ये ब्रांच पॉइंट बन जाते हैं, ब्रांचिंग बन जाती है। तो इस ब्रांच पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का, 1,6। तो कुल मिलाकर बात क्या हो रही है, ये तो अशाखित है जिसमें दिशा केवल 1,4 ही होगा, और ये जो है शाखित है जहां जो चैन बना है पूरा का पूरा 1,4 1,4 ही होगा, लेकिन जो शाखित बिंदु है, जहां शाखा बिंदु है, जो ब्रांच पॉइंट है, वहीं पर केवल क्या बना, 1,6। अब जरा खुद सोचो, फिर से यहां ग्लूकोज चलता रहेगा 1 2 3 4 5, फिर जैसे ही 24 से 30 के आसपास ग्लूकोज की इकाई आई होगी, वहीं पर फिर से एक और क्या निकल गया होगा, शाखाएं। और जब भी शाखाएं किसी से निकल रहा होगा तो जो यहां पर शुगर होगा उसका 6 कार्बन, और नया वाला जो आके जुड़ रहा है उसका फर्स्ट कार्बन, तो बॉन्ड क्या बन जाएगा, 1,6। जो अमाइलोज होता है इसको कहते हैं आयोडीन के साथ ब्लू कलर या नीला रंग देता है, और जो अमाइलोपेक्टिन जो होता है आयोडीन के साथ रेड कलर देता है। अब देखो यहां पर क्या है, जो आयोडीन होता है वो हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, हैलोजन ग्रुप का केमिकल है आयोडीन, और जो हैलोजन ग्रुप का होता है वो अलग अलग वातावरण में अलग अलग रंग को प्रस्तुत करता है। जैसे अमाइलोज के साथ ब्लू दिया, अमाइलोपेक्टिन के साथ रेड दिया। तो जो हैलोजन ग्रुप के रसायन या केमिकल जो होते हैं वो अलग अलग वातावरण में अलग अलग रंग देते हैं, एक ही तरह का रंग हर वातावरण या हर परिस्थिति में नहीं देते। जैसे आयोडीन जो है वो अमाइलोज के साथ ब्लू कलर दिया और अमाइलोपेक्टिन के साथ रेड कलर दिया। जब आपको पोटैटो की बात करी जाती है, आलू की, तो हम कहते हैं आलू जो होता है एक बहुत बढ़िया सोर्स होता है किसका, स्टार्च का।
तो उस आलू में अगर देखोगे तो यहां पर आपको अमाइलोज नजर आएगा 20% और अमाइलोपेक्टिन जो नजर आएगा वो 80%। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक के अंदर अमाइलोज कम हो, अमाइलोपेक्टिन ज्यादा हो, परसेंटेज वैरी करता है। पोटैटो की तुलना में अमाइलोज कम है और अमाइलोपेक्टिन ज्यादा है, लेकिन सब में यही परिस्थिति हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो स्टार्च ना तो केवल अमाइलोज से बना है, ना तो केवल अमाइलोपेक्टिन से बना है, बना तो दोनों से है। जिसमें एक ऐसा होगा स्टार्च के अंदर जिसको अमाइलोज कहेंगे, एक दूसरा प्रकार का जो पदार्थ होगा जो वो शाखित होगा जिसको हम अमाइलोपेक्टिन कहेंगे, और यही दोनों मिलाकर क्या तैयार कर देते हैं, स्टार्च को तैयार कर देते हैं। जो स्टार्च होता है, स्टार्च का स्ट्रक्चर हेलिकल होता है, यानी कुंडलित होता है। तो जो यहां पर स्टार्च का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, हेलिकल, कुंडलित होगा। अब ये स्टार्च का स्ट्रक्चर कुंडलित होने की वजह से ये क्या कर लेता है, अपने अंदर आयोडीन को रख लेता है। आयोडीन इसमें जमा हो जाते हैं, आयोडीन इसमें इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आयोडीन टेस्ट देते हैं। सेलुलोज जो होता है वो लीनियर होता है, वो कुंडलित संरचना में नहीं होता, और जब कुंडलित संरचना में नहीं होता सेलुलोज तो वो आयोडीन के साथ कोई भी रंग प्रस्तुत नहीं करेगा। स्टार्च कुंडलित होता है, हेलिकल होता है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर आयोडीन को रख लेता है, इसलिए आयोडीन टेस्ट दे पाता है। जब स्टार्च के साथ आप देखोगे तो आयोडीन टेस्ट देगा, हेलिकल होता है और आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देता है। और ये जब आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देता है तो यहां पर जो कलर नजर आता है वो कहते हैं ब्लू वायलेट कलर, नीला बैगनी रंग बनता है। देखो अमाइलोज के साथ आयोडीन नीला रंग देगा, अमाइलोपेक्टिन के साथ लाल रंग देगा, और स्टार्च में ना तो केवल अमाइलोज है ना तो केवल अमाइलोपेक्टिन है, दोनों है। तो उसकी वजह से जो कलर आता है वो कैसा आता है, ब्लू वायलेट, यानी नीला बैगनी रंग, यानी कुछ बीच का पर्पल जैसा अपीयरेंस आता है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे सामने स्टार्च की बातें हुई। सबसे पहला जो मैंने आपके सामने डिस्कशन किया सेलुलोज, बोला भाई 4 पॉइंट ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला अशाखित है, अनब्रांच्ड है, लीनियर पॉलीमर है, किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। कितनी इकाई से बना है याद नहीं रखने बोला मैंने। फिर मैंने बोला ये दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि ये सबसे अधिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बोला कि आर्टिफिशियल सेल या रायोन फाइबर बनाने में उपयोगी होता है, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि ध्यान रखना कि जो पेपर इंडस्ट्री में जो पेपर बनता है वो प्लांट के पल्प से बनता है, और जो प्लांट के पल्प से जो पेपर बन रहा वो है ही क्या, सेलुलोज। स्टार्च की जो मैंने बात करी, मैंने बोला ये तो हर कोई जानता है कि ये पादपों का स्टोर्ड फूड होता है। फिर हमने कहा यहां पर कि जो स्टार्च है वो पॉलीमर है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज किसका था, बीटा डी ग्लूकोज। लेकिन हमने कहा स्टार्च के अंदर एक ही तरह का चैन या श्रृंखलाएं नहीं है, दो तरह के, एक तो अनब्रांच्ड है और दूसरा ब्रांच्ड है। जो अशाखित अनब्रांच्ड है उसको क्या नाम दे दिया, अमाइलोज, और जो ब्रांच्ड है उसको क्या कह दिया, अमाइलोपेक्टिन। हमने कहा कि यहां पर इकाइयां ध्यान नहीं रखना कितने का, केवल समझने के लिए 250 से 300 इकाइयां अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ करके ये बनाती हैं। ध्यान ये रखना है कि यहां पे डायरेक्शन अमाइलोज में केवल क्या मिलेगा, 1,4। अमाइलोपेक्टिन में डायरेक्शन क्या मिलेगा, 1,4 और 1,6। 1,6 कहां होगा, ब्रांच पॉइंट पर, जो शाखित बिंदु होगा जहां से शाखा निकल रहा उसी पॉइंट पर केवल क्या होगा, 1,6। फिर इसके बाद से हमें यह ध्यान रखना है कि आयोडीन अमाइलोज के साथ कैसा रंग देता है, ब्लू, और आयोडीन अमाइलोपेक्टिन के साथ कैसा कलर देता है, रेड। और हमने कहा कि जो स्टार्च होगा उस स्टार्च में अगर देखोगे पोटैटो के अंदर उसमें अमाइलोज 20% और अमाइलोपेक्टिन 80% दिखता है आलू में।
अब इन दोनों के साथ तो अलग अलग रंग आ रहा है, लेकिन पूरे स्टार्च में तो अमाइलोज भी होगा, अमाइलोपेक्टिन भी होगा। तो आयोडीन का जब हम यहां टेस्ट देखते हैं तो बात ये होती है कि एक तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कुंडलित संरचना होती है, जिसकी वजह से आयोडीन को अपने अंदर रख लेते हैं। और मैंने कहा भी कि हैलोजन ग्रुप का है ये केमिकल, तो अलग अलग वातावरण में अलग अलग रंगों को प्रस्तुत करता है। और स्टार्च के साथ जब ये रंग देता है तो ब्लू, वायलेट, नीला, बैगनी रंग जैसा प्रस्तुत करता है। ये बात हमारे सामने जो थी ये थी स्टार्च की। अगर कोई स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन को जान लिया तो वो समझो जान लिया किसको, ग्लाइकोजन को भी। बिल्कुल ऐसा ही है जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, बिल्कुल वैसा ही है। अमाइलोपेक्टिन किसका बना है, अल्फा डी ग्लूकोज का। ये 6000 से 37,000 यूनिट से मिलकर बना, वो 6 लाख यूनिट से बना है, यानी उसमें अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयां ज्यादा है। यहां पर 24 से 30 इकाई के बाद शाखाएं निकल रही हैं, वहां पर 8 से 12 इकाई के बाद ही शाखाएं निकल जाएंगी। यानी कौन हाईली ब्रांच्ड होगा, अमाइलोपेक्टिन या फिर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, बस इतना ही फर्क है। स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अमाइलोपेक्टिन ही क्या है, ग्लाइकोजन, थोड़ा सा फर्क है। शाखाएं ज्यादा हैं किसमें, ग्लाइकोजन में। यहां 24 से 30 इकाई के बाद ही शाखाएं निकल जा रही हैं और उसमें 8 से 12 इकाई के अंदर ही वो शाखाएं निकल जाएंगी, लगभग उसी के आसपास। तो इसलिए ग्लाइकोजन एक ज्यादा उच्च स्तर पर शाखित होगा। चले बाकी तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। टेस्ट में बायोमोलिक्यूल तो पूरा रहेगा ही। अब वही बैक पोर्शन तो सब बोल रहे हैं कि इस बार आप लोगों में टेस्ट का सिलेबस ज्यादा है। हालांकि टेस्ट पेपर मैंने बना करके दे दिया था बायोटेक का, एनिमल वाला जो पोर्शन लास्ट का बचा था, क्योंकि सिर्फ प्लांट वाला ही टेस्ट में आया था। और मैंने जो है माइक्रोब्स भी दे दिया था, प्लांट ब्रीडिंग भी दे दिया था, बायोमोलिक्यूल भी दे दिया था। चेंज करेंगे, चेंज करके सिर्फ बायोमोलिक्यूल रखेंगे या ज्यादा से ज्यादा माइक्रोब्स रख देंगे एक, ठीक है। बता दूंगा मैं आपको, बायोमोलिक्यूल तो है ही सही, उसको अच्छे से याद करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। सिलेबस कम करूंगा मैं।